हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले मैंने इस बुक का फर्स्ट चैप्टर अपलोड किया था। उम्मीद है कि वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आज मैं इसका सेकंड चैप्टर अपलोड करने वाला हूँ, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी। तो उसे ही आज हम समझेंगे और विस्तार से। लोकतंत्र स्थापित करने की क्या चुनौती थी भारत में? कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग भारत के चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करता है और चुनाव संपन्न कराता है। भारत के एमएलए, एमपीज और जितने भी बड़े बड़े नेता, प्रेसिडेंट, इन सबका चुनाव चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है। चुनाव आयोग ने भारत के विशाल आकार के कारण स्वतंत्र में निष्पक्ष चुनाव को मना कर दिया था। चुनाव आयोग ने मान लिया था कि भारत में इतना बड़ा विशाल आकार है, इतनी बड़ी विविधता पाई जाती है, इतने सारे विशाल जनसंख्या है भारत में, तो इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो हो ही नहीं सकता। और कई पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों द्वारा भी ये मान लिया गया था कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना असंभव है और भारत में लोकतंत्र शुरू होते ही समाप्त हो जाएगा। अब सीमांकन करना इसका काम था और मतदाता सूची तैयार करने का काम भी चुनाव आयोग का था। तो चुनाव आयोग ने चुनाव कर्मियों को एक काम दिया था कि वह मतदाता सूची तैयार करे ताकि भारत में स्वतंत्र में निष्पक्ष चुनाव किए जा सके। तो इसके लिए पहले मतदाता सूची बनाई गई, पर उसमें दिक्कत क्या आ गई कि 40 लाख महिलाओं के नाम गलत दर्ज हो गए। उनके नाम कैसे दर्ज हो गए? अला की बेटी, फला की बीबी। भारत में एक ये सांस्कृतिक परंपरा रही है कि किसी का भी नाम पूरा प्रॉपर उसमें नहीं लिखा जाता था। या तो कोई एजुकेशन वीक रहती थी उनकी, इतने ज्यादा वो शिक्षित नहीं होते थे, या कहीं ना कहीं उन पे पितृसत्तात्मक का दबाव होने के कारण भी वो अपना नाम सही से लिखवा नहीं पाते थे। तो अला की बीबी, फला की बीबी, ये सब नाम दर्ज किए गए, जिसके कारण एक बार तो चुनाव आयोग ने यहां तक आदेश दे दिया कि दोबारा से मतदाता सूचियों को बनाया जाए, फिर चुनाव कराए जाएंगे। भारत में लगभग 17 करोड़ मतदाता और जिन्हें 3200 विधायक एवं 489 सांसदों को चुनना था। इसी आंकड़े से आप पता लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी विशाल मात्रा में भारत में चुनाव संपन्न किया जा रहा था। 17 करोड़ मतदाता को वोट डालना था, जिसमें से केवल 15% साक्षर थे। अब एक चुनाव आयोग के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि पहले मतदाताओं को शिक्षित किया जाए, उन कर्मचारियों को शिक्षित किया जाए जो मतदाताओं से वोट डलवाएंगे। हिंदुस्तान के संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में चुनाव कराना कितना कठिन था। ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने तो यहां तक कह दिया कि जवाहरलाल नेहरू जब तक जीवित रहेंगे और ये देख लेंगे कि किस प्रकार उन्होंने जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाने का एक सफल प्रयास करने जा रहे थे, वो असफल हो गया है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाते तुरंत ही महिलाओं को वोटिंग राइट प्रदान कर दिया गया था। वहीं दूसरे पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों में इस प्रकार का राइट प्रदान नहीं किए गए थे, उन्हें बहुत बाद में मिला, जिसके लिए महिलाओं और दूसरे वंचित वर्गों जैसे दलित समुदायों को एक लंबा आंदोलन का शिकार होना पड़ा था। तो 1900 भारत का चुनाव कब संपन्न हुआ? 1951 से 52 में, यानी कि लगभग 6 मंथ का समय लगा था। इसलिए अधिकतर काम इसका 1952 में संपन्न हुआ था, इसलिए उसे 1952 का चुनाव ही कहते हैं। मताधिकार असफल रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को जोखिम का सौदा मान रहे थे। क्या आप भी मानते हैं कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असफल रहा होगा? नहीं, बिल्कुल भी असफल नहीं रहा। इस टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यह कहा कि चुनाव ने उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को जोखिम का सौदा मान रहे थे। यानी कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सफल रहा, निष्पक्ष चुनाव कराए गए और विपक्ष ने, यानी कि इस चुनाव के रिजल्ट जो भी आए थे उसे सर्वसम्मतता से मान लिया। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि इतने समय तक, यानी कि 3 चुनाव, एक लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, कि कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। अब इसके क्या कारण थे? ये पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आप जरूर ध्यान रखना। एक तो कारण था कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व का क्या कारण था? स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्ति। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसके संगठन पूरे विश्व में व्यापक रूप से फैले हुए थे। भारत में एक एक व्यक्ति इनसे परिचित था
और इसे स्वाधीनता संग्राम की विरासत प्राप्त थी। यानी कि स्वाधीनता संग्राम में इसके नेता बड़े भागीदारी निभा चुके थे पहले, इसलिए भारत के सभी नेताओं में इनके प्रति गौरवान्वित भावना थी। पूरे देश में संगठित पार्टी थी ये, पूरे देश में इसका संगठन व्यापक रूप से फैला हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जैसे, इसमें जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेता, करिश्माई नेता जिन्हें कहा जाता है भारत के करिश्माई नेता और लोकप्रिय नेता शामिल थे, जिनकी गांधी जी से भी बहुत समय तक वार्तालाप रहा था। त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास व उड़ीसा को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस विजयी हुई थी। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि फर्स्ट चुनाव कब से कब तक हुए थे। फर्स्ट चुनाव में कांग्रेस 489 सीटों में से 364 सीट प्राप्त की थी, और सेकंड चुनाव में 494 में से 371 सीट प्राप्त की थी, और थर्ड जो चुनाव थे उसमें 494 में से 361। इन सब आंकड़ों में देख सकते हैं कि आपको हर उसमें 350 प्लस कांग्रेस को वोटें मिली है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी थी उस समय की। तो आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं अगले उसमें अपलोड करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।